एक्सेल का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लर्न करते हैं। तो एक्सेल को इंट्रोडक्शन करने से पहले, एक्सेल को इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी मैं यूटिलाइजेशन समझा रहा हूँ कि यूज कहाँ करोगे। तो डेटा साइंस हो या डेटा एनालिटिक्स हो, मल्टीपल मतलब इसमें डेटा प्री रिक्विजिट है। मीन्स वाट कि हमें एक मैंने क्या कहने का सेंस ये है कि मैं जो एक्सेल हम लोग लर्न करेंगे, दैट वन पॉइंट डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे। समवन लर्न एक्सेल बिहाफ ऑफ अकाउंटिंग सेक्शन, टैली सेक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव होता है एक्सेल को लर्न करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग लर्न कर रहे हैं जो डेटा, तो जो हम लोग लर्न कर रहे हैं एक्सेल, दैट इज द डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करें। डन। थिंग इज दैट कि हाउ ओवर एक्सेल हेल्प इन डेटा एनालिटिक्स या हाउ ओवर एक्सेल हेल्प इन डेटा साइंस, you can clearly see that in data analytics or data science, what is the prerequisite data? If we have data, then we can do whatever things. Means what? We need to either you can create the data, or either you can gather the data from different different location. या तो आप data को manually create कर लो, like in Excel format, Excel में बना लो, या फिर whatever tool and technology को use करके आप Excel को data को manually create कर लो, या फिर आपके पास एक option है, you can gather the data from different different resources. जैसे डेटा माइट बी ऑन एनी क्लाउड इन्वायरमेंट, जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, एजीओ हो गया, या डेटा माइट बी ऑन एनी डेटाबेस सर्वर, डीबी सर्वर, लाइक सीक्वेल हो गया, ऑरेकल हो गया। देयर आर लॉट्स ऑफ डेटाबेस सर्वर वेयर आवर डेटा इज प्लेस्ड। डेटा माइट बी ऑन एनी वेबसाइट, कोई डेटा वेबसाइट हो सकती है, या डेटा माइट बी ऑन एनी लोकल मशीन। डेटा किसी भी रिसोर्स पे हो सकती है। समझ में आ गया ना अपने को? तो डेटा को किसी भी लोकेशन से हमें गैदर करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेटा को किसी भी लोकेशन से गैदर करने के लिए इन टूडे एरा वी आर यूजिंग एपीआई कॉन्सेप्ट। हम क्या यूज करते हैं? एपीआई। एपीआई नथिंग बट जस्ट अ वे, जस्ट अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन आवर रिसोर्सेज टू डेटा सोर्सेज टू अवर रिसोर्सेज। डेटा सोर्स और अवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकते हैं, टीवी, वट एवर हो सकता है। इससे लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। जैसे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताएं तो आपके फोन में वेदर की सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। वो कैसे आती है? क्या वेदर की कोई भी डेटाबेस आपके फोन में है? नहीं। स्टिल वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन शो करता है ड्यू टू दिस एपीआई। जैसे ही आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दोगे, आप नोटिस करोगे कि कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ड्यू व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर कनेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। इस तरह से इशू हो रही है। मीन्स व्हाट कि हम एपीआई के थ्रू किसी भी लोकेशन से लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मतलब एबल है बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। बट एपीआई से जो डेटा आती है ना, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। डेटा कम्स इन एक्सएमएल फॉर्मेट या जीएसएन फॉर्मेट। या तो जीएसएन फॉर्मेट में डेटा आती है या एक्सएमएल फॉर्मेट में। ये होता क्या है? इसके अंदर की होती है, उसके बिहाफ पे हमारी वैल्यूज होती है, अगेन की, उसके बिहाफ पे अगेन वैल्यू। इस तरह से हमारी डेटा स्टोर होती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हम इस तरह के डेटा में हम काम नहीं कर पाते। वी नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू टैबुलर फॉर्मेट। हमें इस डेटा को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है? टैबुलर। इसी चीज को करने के लिए पहले यूज हुआ करता था डेटा माइनिंग। वी आर यूजिंग डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में आप ये चीजें कर पाते थे। पर अब जो है फिलहाल, डेटा माइनिंग के मल्टीपल कॉन्सेप्ट और फुल मल्टीपल ये एडेड है यहाँ पे। जैसे एक्सेल हो गया हमारा, बीआई टूल हो गया, और ये पाइथन। ये तीन ऐसे टूल और टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेटेड है ना। तो आइदर वी कैन यूज एक्सेल, आइदर वी कैन यूज पावर बीआई टूल। मल्टीपल सुना होगा आपने, जैसे आपने सुना होगा पावर बीआई, फिर आपने सुना होगा टैबलू, फिर आपने सुना होगा लुकर, फिर आपने सुना होगा जोहो, क्लिक व्यू। देयर आर लॉट्स ऑफ बीआई टूलिंग अवेलेबल इन टुडे, बट मेनली देयर आर टू king there are mainly there are three two king of today era, like power bi and tableau, यही mainly यूज होते हैं सबसे ज्यादा। एंड थर्ड वन इज द पाइथन। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि व्हाई वी आर यूजिंग थ्री टूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर फुलफिल वन सिंगल प्रोस्पेक्टिव। एक प्रोस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तीन हम क्यों यूज करेंगे, थ्री टूल यूज क्यों करेंगे, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करेंगे? तो इसके पीछे का रीजन है अमाउंट ऑफ डेटा। यदि लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा है, देन एक्सेल कैरी ऑन दैट वन। इफ यू हैव बिग डेटा, like a large amount of data, then you can use BI tool. If you have big data, then we need to work with Python. तो ये जैसी अमाउंट ऑफ डेटा उसके अकॉर्डिंग आप यूज समझ गए? देर आर थ्री देर आर these things we need to perform all of us. This particular procedure is comes under descriptive analysis. इसी को कहा जाता है descriptive analysis. तो हमें सबसे पहले डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप वन। we need to perform descriptive analysis. Descriptive analysis में हम करते क्या है, आपको आइडिया लग गया होगा। Just gather the data from whatever resources, whatever locations. After that, after that, we need to perform diagnosis analysis on that data. उस डेटा पे हमें क्या करने के लिए? फिर डायग्नोसिस। We need to perform diagnosis analysis on that data। उस डेटा पे डायग्नोसिस।
और हाउ टू परफॉर्म डायग्नोसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस। जैसे रियल लाइफ में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बॉडी को चेकअप करने के बाद कुछ ऑपरेशन, कुछ चीजें अवॉइड करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं कि आपकी बॉडी में ये सारी चीजें हो सकता है। सेम थिंग्स डायग्नोसिस एनालिसिस में भी हम अपने डेटा पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आपने इस वर्ड को सुना होगा डेटा क्लीनिंग के नाम से, या डेटा डेटा प्री प्रोसेसिंग के नाम से, है ना। इसमें होता क्या है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल प्लेसेस पे नल वैल्यू, मल्टीपल ऐसे हो जबकि नल वैल्यू, मतलब इसमें कोई वैल्यू कोई नहीं। या मल्टीपल प्लेसेस पे ऐसे भी हो सकता है कि एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है ऐसे, है ना। तो इस तरह की चीजें, या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैक्सिमम डेटा इस रेंज में है और कुछ तो चार डेटा इस तरह से है, इस तरह से। समझ में आया। दिस इज द आउटलाइन अकॉर्डिंग टू दिस रेंज, इस रेंज के अकॉर्डिंग ये क्या हमारा है, आउटलाइन। आउटलायर की वजह से प्रॉब्लम होता है, यदि डेटा के अंदर आउटलायर नहीं हो, तो सपोज आपका डेटा फॉलो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ड्यू टू आउटलायर अवर डेटा कन्वर्ट लाइक दिस, इस तरह से। इससे क्या होगा कि डेटा का जो सेंट्रल एरिया है, डेटा का जो सेंट्रल एरिया है वो गड़बड़ हो जाता है, यहाँ होने की बजाय कुछ इधर बताने लग जाते हैं, जो कम्प्लीटली लॉस्ट है। समझ में आया आप सभी को। तो ये चीज करना इंपॉर्टेंट है। तो डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे ये नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को या तो फिल करोगे या तो डिलीट करोगे, यही ना, या तो इसमें कोई वैल्यू फिल होगा या तो ये डिलीट होगा। तो इसमें नई वैल्यू फिल कर, डिलीट इधर को करना है। जैसे सपोज ये वैल्यू को डिलीट करोगे तो सिर्फ ये सेल डिलीट नहीं होगा, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई या पूरी की पूरी कॉलम। तो यदि हम रो डिलीट करेंगे स्टिल हमने डेटा लॉस कर रहे हैं, यदि कॉलम डिलीट करें तब भी डेटा लॉस कर रहे हैं। और डेटा लॉस हमें 1 मिनट भी एक्सेप्टेबल नहीं है, डेटा लॉस हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ गए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, डेटा लॉस को ठीक करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स की। इसे आप स्टैट्स कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट द स्टैट्स बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। जैसे कि क्या, स्टैट्स के थ्रू हम करते हैं, ठीक। ठीक है। तो दीज आर द थिंग, स्टैट्स और मैथमेटिक्स है। इसको अपने डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें नीड पड़ती है पाइथन की लाइब्रेरी। दैट वन इज द स्काईपाई, जैसे पाइथन की लाइब्रेरी है, पांडाज है, numpy है ना। ये तीन लाइब्रेरी के थ्रू हम स्टैट्स को अपने डेटा पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। समझ में आया आप सभी को। रिजल्ट थिंग्स डायग्नोसिस ऐसे से कहा जाता है कि आपके डेटा के अंदर से जो इश्यूज है, जो मैलिशियस थिंग्स है, उसे आप क्या करते हो, वन बाय वन। इसको करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक को आप अपने डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए इन पाइथन के लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन से ही, इसे एक्सेल से भी कर सकते हैं आप, बीआई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, और या फिर हम पाइथन भी यूज कर सकते हैं। ये थ्री टूल और टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया आप सभी को। बट स्टिल वही डिपेंड करेगा, एक उद्देश्य भी नहीं आया है, उद्देश्य अलग चीज, आगे फेमस मिलेगा अभी फिर। हाँ वो भी आगे मिलेगा ये सब चीजें। वो एक्यूरेसी की बात हम करते हैं, प्रिडिक्शन में एमएल में भी नहीं कर सकते। थर्ड स्टैट्स तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब जो कौन ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करके देगा, वो वैल्यू फिल करेगा, चाहे वो एक्सेल से हुआ, बीआई से हुआ, पाइथन से, सभी एक ही, जो उसका आउटपुट आएगा वही फिल करेंगे। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, जस्ट जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। सपोज करो आपके पास आपकी एक, जस्ट सी, इस तरह से हमारी डेटा है। अब इसमें होता क्या, सो देखो, हम इसमें जैसे रियल लाइफ में प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है, डॉक्टर को आपको प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट देते हैं, सेम हम भी करते हैं। कि सपोज करो हमने आपको एक डेटा दिया कोविड पेशेंट का, 20 से लेके अभी तक का, तो कितना दिन का होगा, और 3 साल का डेटा हुआ है ना। तो इस भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे हमें ईयरली बेसिस पे कोविड कितने लोग इफेक्टेड हो रहे हैं वो देखना हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कोविड का ईयर 22, इसमें कितने लोग इफेक्टेड है ना। इसमें हम कर सकते हैं, इसमें आराम से हर ईयर वाइज हम देख सकते हैं कि हमारी डेटा क्या क्या रिपोर्ट आ रही है। देन यहाँ तक समझ में आया सबको। या फिर हमें इसी डेटा को रिप्रेजेंट करना हो बार चार्ट में, तो भी हम आराम से कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट गुड। बार चार्ट और हिस्ट चार्ट में डिफरेंस होता है, देखो बार चार्ट में हमेशा गैपिंग होती है ऐसे, और हिस्ट प्लॉट में हमेशा क्या होगा, हिस्ट प्लॉट में ऐसा होता है, ये देन ये देन ये ऐसे, मतलब देर इज नो एनी ब्लॉकेज हो, इस बीच में कहीं भी स्पेस नहीं, इसमें बस स्पेस देखो। ये वर्किंग फ्लो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का। या फिर हमें सपोज दैट एक
स्टेट वाइज कहिए तो मैं स्टेट बना दी यहाँ पे सारे सभी लोगों को, और यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया और यहाँ पे परसेंट बता देते हैं। इस तरह से करते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसे इस ये लाइन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज 22 में कैंसर पे सब लोगों की ये पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करी 23 में, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 24 में। तो ये देखो ओवरऑल बात, ओवरऑल प्रॉब्लम है कि हमारी एनालिसिस का लास्ट स्टेप पे क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है नहीं। इस तरह से हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमारी एक्सेल से भी हो सकती है, पीआई टूल के थ्रू भी करते हैं, और यहाँ पे हमारा पाइथन भी हेल्प। थ्री टूल और टेक्नोलॉजी है जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। समझ में आया? नाउ वी गो टू नेक्स्ट वन। ये हमारा था डिस्क्रीट डायग्नोसिस एनालिसिस। फिर हम आपको चलते हैं लाइक means what in this particular analysis, in this particular step, this is the step third actually. This is step third, in which we can just find out the hidden information from our data, and we can say that we can perform summarization of your data. जितने भी important information है वो आप find out कर सकते हो by the different way, like via chart, via via chart या via tabular form, है ना। तो this is the important, this is basically ना, this is the really important step। यदि आपकी डेटा की डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकती। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यदि डेटा के डायग्नोसिस आपने परफेक्ट नहीं किया तो डेटा की प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कभी प्रॉपर हो नहीं सकती, है ना। क्योंकि उसके अंदर इश्यूज हैं, तो सिंपल से ना जो आपने की जो रिपोर्ट जनरेट हो गई है वो होगी, और ये इसका इसमें इश्यूज है मीन्स व्हाट, आपकी पूरी की पूरी कंक्लूजन गलत हो सकती है इस पे, गिवन जो इसके भी यहाँ पे जो डिसीजन लिए होगी वो आपको कंप्लीटली रॉन्ग होगी। दिस इज द स्टेप 4। One more things, we can also perform prescriptive analysis by the help of these tools। इनके लिए आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आप बीआई टूल को यूज करके भी कर सकते हो, और पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, ये तीनों के थ्रू कर सकते हो। नाउ थर्ड वन इज द प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस नथिंग बट जस्ट परफॉर्म प्रिडिक्शन। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आप प्रिडिक्शन बेसिकली करते हो। प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज एमएल, मशीन लर्निंग आप यूज करते हो। In predictive analysis, suppose that we have a value 1011, there is another value 1014, then can you guess what is the next value? जैसे कि हमने एक वैल्यू दिया 1011, नेक्स्ट वैल्यू, तो आप इसकी भी आप बता सकते हो कि व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू। ये आपने कैसे बताया? जस्ट इसके अंदर के हिडन स्ट्रक्चर के भी पे। तो सेम हमारा मशीन लर्निंग यही करता है कि वी हैव अ डेटा, behalf of this data we just find out the hidden information via machine learning, and if we new data comes then we can perform prediction कि which type of value या what will be the value of this particular। तो एक्चुअली जो predicted वैल्यू होता है वो एक हाइपोथेसिस वैल्यू होता है, हाइपोथेसिस वैल्यू। इस हाइपोथेसिस वैल्यू कितना परसेंट एक्यूरेट है इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो आप यदि 100% है मीन्स जो आप कर रहे हो 100% परफेक्ट है, बट ये पॉसिबल नहीं होता, हम 98% तक एक्यूरेट कर पाते हैं। 98% accurate. By the ML, we can mostly accrue 98%। 2% स्टिल गैपिंग होता है, समझ गए आप? तो ये मशीन लर्निंग से डेवलप्ड एप्लीकेशन आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2% बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन हो उस पर एमएल यूज हो ही नहीं सकते, है ना। जिनका यूज आप कहाँ करते हो, जैसे यूट्यूब पे रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, या इन सब चीजों में आप इसको यूज करते हो मशीन लर्निंग का नहीं। बट इससे मोर एक्यूरेट करने के लिए वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग आपको 99.9 तक एक्यूरेट कर देता है। मीन्स बट इसमें भी एक चांसेस है 0.01% का, बट स्टिल डीप लर्निंग मैनेजेबल है, इसको यूज करते हैं लोग। तो प्रॉब्लम ये है कि मशीन लर्निंग को यदि डीप लर्निंग इतनी एक्यूरेट है तो हर जगह डीप लर्निंग क्यों नहीं यूज हो रहा है? एक्चुअली प्रॉब्लम है जहां मशीन लर्निंग रिलायबल वर्क करता है, डीप लर्निंग वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है। जो जितना पावरफुल होता है उतना रिसोर्स कंज्यूमिंग भी होता है। डीप लर्निंग कंपेयर टू मशीन लर्निंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी है, तो हर किसी को इम्प्लीमेंट करना भी इतना बहुत ईजी नहीं है। मशीन लर्निंग रिलायबल और ईजी है तो आप किसी कोई भी लर्न कर लेता है इजीली, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि बट प्रिडिक्शन करने में आपका एक्सेल हेल्प नहीं कर सकता। आप इसके लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए आपको पाइथन की नीड पड़ेगी। पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है साइकिट लर्न वगैरह, और यहाँ पे पावर बीआई के थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये दो ऐसे हैं जिनके थ्रू कर सकते हो, एक्सेल नहीं कर पाएगा काम।
मीन्स व्हाट, मेरे कहने का सेंस ये है कि आप एक्सेल के थ्रू यदि हम ओवरऑल एक्सेल पे कंक्लूड करते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सेल वी कैन एक्सट्रैक्ट डेटा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को आप डेटा एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हो। वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा, वी कैन परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑन डेटा। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्म मींस व्हाट, डेटा को डायग्नोसिस करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म करना, है ना, डेटा डायग्नोसिस। एंड थर्ड वन इज द लोड। देखो ये लोड एक वर्ड होता है, ये ईटीएल एक टूल के थ्रू जैसे हमने इसको लोड किया एनालिसिस करने के पर्पस से, इसको डेटाबेस सर्वर पे भी लोड कर सकते हैं या जहां हमें स्टोर करना हो कर सकते हैं। तो इट मींस व्हाट कि एक्सेल इज नथिंग बट जस्ट अ टूल, एक्सेल इज नथिंग बट जस्ट अ टूल। यदि मैं कंक्लूड करूं तो एक्सेल इज जस्ट अ टूल दैट परफॉर्म ईटीएल ऑन योर डेटा, नहीं ईटीएल, इसे ईटीएल टूल भी कहा जाता है, ईटीएल टूल भी कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। देखो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, दो, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसपोज, देयर आर टू वर्ड्स दैट इज कॉमनली यूज्ड। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है डायग्नोसिस करना, ट्रांसपोज मतलब होता है डेटा को रो से कॉलम, कॉलम को रो बनाना। जैसे इस डेटा में बात करें तो कितने नंबर ऑफ रो है, एक दो तीन चार कॉलम है, सी देखो कॉलम C1 C2 C3 C4, ये बन जाएगा रो। और बाकी जैसे रो R1 R2 R3, तो ये बन जाएंगे कॉलम, मतलब रो R1 रो R2 और ये R3, ये तीन कॉलम और ये सारे बन जाएंगे। मतलब डेटा का ओरिएंटेशन चेंज करना है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्म से, तो इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है आपसे तो आप समझना है इन चीजों को। डन। So this is all about data analysis, yeah, data science. Means what, in which we can learn Excel in which we can learn ETL on our data. We need to perform ETL on our data. We can learn different data extraction tool and techniques, a concept, sorry, in which we can learn multiple techniques that help us to extract the data from whatever location. Then we need to learn transformation of the data. Then we perform load, है ना। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस का एक रोड मैप देता हूँ। एक चीज और बताता हूँ, देखो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस था ना, यहाँ तक है डीए का रोल था, डीए डेटा एनालिस्ट का यहाँ तक रोल था। डेटा एनालिस्ट के बाद यहाँ पे एक रोल आता है बिजनेस एनालिस्ट का। वो तो मीन्स व्हाट कि डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का सेट ऑफ जो स्किल सेट होता है वो सिमिलर होता है, बस डिफरेंट होता है प्रोस्पेक्टिव। डेटा एनालिस्ट बस प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया, बिजनेस एनालिस्ट का होता है जैसे सपोज करो हमारी सेल डाउन हो रही है, अप करने के लिए कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट करेंगे, ये बिजनेस एनालिस्ट का। तो बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए यदि हम में से कोई एमबीए कर रखे हो तो आप जैसे ही यहाँ तक पढ़ लेंगे तो आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको प्रिविलेज ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट। तो एमबीए वाले जनरली बिजनेस एनालिस्ट के लिए करते हैं, या बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड जिनका भी होगा वो बीए के लिए। डीए में सबको प्रिविलेज अप्रोक्सीमेट सिमिलर है, बट ऐसा नहीं कि डीए वाले बीए के लिए अप्लाई नहीं करते हो या बीए वाले दोनों कर सकते हो, बट आपको प्रिविलेज ज्यादा मिलेगी एक। समझ गया। तो अब मैं थोड़ा सा रोड मैप बता दूं क्या यूज होता है, रोड मैप ऑफ डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस। डेटा एनालिसिस की बात कर लें या डेटा साइंस की बात कर लें, तो रोड मैप आपको बताएं कि व्हाट इज द रोड मैप। देखो पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस में तीन ऐसे टूल और टेक्नोलॉजी हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, मींस व्हाट, इनके लिए प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पाइथन होता है, दूसरा आपका डेटाबेस है माइस्क्यूएल है, और तीसरा आपका एडवांस एक्सेल है। ये तीन ऐसे टूल और टेक्नोलॉजी हैं जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनके लिए कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स आपको पहले से क्या आता है क्या नहीं आता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए इनको बेसिक से ही इनिशिएट किया जाता है। समझ गए। बट पाइथन कंप्लीट होने के बाद ही आप स्टैट्स लर्न कर सकते हो, स्टैटिस्टिक पाइथन के बाद ही स्टार्ट हो सकता है। माई सिक्वल के बाद ही मोंगोडीबी इनिशिएट की जा सकती है, मोंगोडीबी उसके पहले हम नहीं पढ़ सकते हैं। और एडवांस एक्सेल कंप्लीट होने के बाद ही हम VBA पढ़ते हैं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। समझ गए। अब स्टैट्स कंप्लीट होने के बाद आप पावर BI पढ़ सकते हो, BI टूल जो भी आपके सिलेबस में होगा वो पढ़ सकते हैं। बट स्टैट्स कंप्लीट होने के बाद आप बेटा मशीन लर्निंग पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग मशीन लर्निंग वी नीड टू लर्न डीप लर्निंग। ये रोड मैप है। बट हम डेटा एनालिस्ट वाले को यहाँ तक की सिलेबस में होगा, आपको यहाँ तक, डेटा साइंस वाले को यहाँ तक है, और एआई जिनका सिलेबस में होगा उनका ही पूरा होगा, है ना। तो बट आपको रोड मैप यही फॉलो करना है। तो BI आप इसके बाद ही स्टार्ट करोगे। अभी आप पढ़ोगे ना तो मतलब मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, आइडिया नहीं रहेगा बेटर। पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ ले, बट ये एक प्रॉपर रोड मैप है जिसे फॉलो करें तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। समझ के, जैसे हमें कंप्लीशन के लिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आज यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। आफ्टर दैट वी नीड फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।